हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी और सभी मेरे भाइयों को बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आप कैसे अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कैसे आप 180 प्लस 190 प्लस का मार्क आप क्रॉस कर सकते हैं मैथ्स के एग्जामिनेशन में आगे आने वाला 2021 एसएससी सीजीएल टीयर 2 या मेंस एग्जामिनेशन में। और ओवरऑल 360 प्लस लाने में कैसे ये चीज़ आपका मदद करेगा इसके लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, अगर आप 180 प्लस 190 प्लस मैथ में स्कोर करते हैं तभी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप 360 से ज़्यादा नंबर 400 में ला सकें मेंस एग्जामिनेशन में। और अगर आप इतना लाते हैं और अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तभी ये बात मान के चलिए कि आप अपनी ड्रीम पोस्ट तक पहुंचेंगे। और प्रोवाइडेड ये कि आप टीयर 1 में भी एक अगर डिसेंट स्कोर 160 170 का करते हैं तो आज के लेवल ऑफ कंपटीशन के हिसाब से इतने तो आपके मिनिमम मार्क्स बनने ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो बढ़ने घटने का कोई सवाल नहीं उठता। आपको भी पता है 2020 का जो मेंस हुआ था वो आपका सिंगल शिफ्ट में लगभग हुआ था पूरा मेंस, और इस बार कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि आपका आगे भी 2021 का जो पेपर होने वाला है इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आज की इस वीडियो पे अपन बात करेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और फिर इसके बाद सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको एक और चीज़ है, आपको ऑलिव बोर्ड के मॉक्स प्रेफर करने होंगे। ठीक है, ये मस्ट है, बेहतरीन मॉक्स आपको प्रेफर करने होंगे ऑलिव बोर्ड के अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यही चीज़ आपके मार्क्स भी एग्जाम में बढ़ाएगा। ठीक है, और आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सौरभ, और आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जितना भी मॉक टेस्ट में मिलना होगा वो आपको मिल जाएगा। पेपर पैटर्न पहले देख लेते हैं। हालांकि आप में से जो भी स्टूडेंट ये वीडियो खोल करके इस वक्त देख रहा होगा तो वो टीयर 1 ये सोच रहा होगा कि वो क्वालिफाई कर लेगा, और अगर वो टीयर 1 क्वालिफाई कर लेगा तो सीधी सी बात है कि आपको पेपर पैटर्न अपना पता है कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जो टीयर 2 का एग्जाम है वो आपका 4 एग्जाम हुआ करते हैं। एक क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी जिसे आप मैथ्स बोलते हैं। एक होता है आपका स्टैटिस्टिक्स जो जेएसओ पोस्ट के लिए एग्जाम आपका अलग से होता है। जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का एग्जाम जब आप डबल ए की कट ऑफ क्लियर करते हो तो एक ये होता है आपका पेपर थर्ड। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन ये आपका एक कंपलसरी पेपर होता है। तो दो आपके कंपलसरी पेपर होते हैं, मैथ और इंग्लिश। आपको अगर कोई भी पोस्ट चाहिए 2400 से 4600 ग्रेड पे की तो आपको मैथ और इंग्लिश तो पेपर में देना ही देना पड़ेगा। ये आपके जेएसओ और डबल एओ का आपका ऑप्शनल पेपर होता है। अगर आपने कट ऑफ निकाली है तो आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। डबल एओ और जेएसओ की अलग कट ऑफ होती है और आपको पेपर देने का इनका मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप इनका पेपर स्किप भी कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, बाकी सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे अगर आप मैथ और इंग्लिश अपना पेपर देते हैं तो। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है आपको पता है, पेपर जो है मैथ में 100 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में 200 सवाल रहते हैं 200 मार्क्स के, मैथ में 100 सवाल रहते हैं 200 मार्क्स के। और आपको सारे पेपर के लिए 2 घंटे का समय वहां पे दिया जाता है। स्टैटिस्टिक्स जो होता है पेपर थर्ड वो भी 100 क्वेश्चन होता है 200 नंबर का। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। और आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का जिस जो डबल एओ का वाला पेपर है उसमें भी 100 सवाल रहते हैं 200 क्वेश्चंस आपको 200 नंबर का वो आपका 100 सवाल आपको करने होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बस एक चीज है कि इंग्लिश में 200 सवाल आपको करने होते हैं 2 घंटे में, और टोटल मार्क्स भी 200 के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर सवाल 1 नंबर का होता है, बाकी सारे पेपर में हर सवाल 2 नंबर के हुआ करते हैं। जो माइनस मार्किंग चलती है वो इंग्लिश में 1/4 की चलती है और बाकी जगह पे 1/2 की माइनस मार्किंग आपकी चलती है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले में क्योंकि 200 सवाल है और एक सवाल 1 नंबर का है तो यहाँ पे जो माइनस मार्किंग है वो 1/4 की चलती है। ठीक है, अगर आपने एक सवाल गलत किया तो आपका उस सवाल का नंबर जाएगा ही जाएगा, साथ में 0.25 और जाएगा। और मैथ में अगर आपने एक सवाल गलत किया तो 1 नंबर तो कटेगा ही, साथ में आपका 0.5 नंबर और वहां पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 और 1/4 की कट ऑफ चलती है मैथ और इंग्लिश में। चलिए तो अब शुरू करते हैं। मेन बात अपने को यहाँ पे करनी है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और सबसे पहले स्ट्रेटेजी में एक चीज आपको देखनी है वो है कि वेटेज क्या है चैप्टर्स का। ठीक है, अगर आपका चैप्टर्स का वेटेज आपको पता है, क्लियर है कि चैप्टर्स का वेटेज क्या है, तो आपको प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी कि किस चैप्टर को ज्यादा समय देना है,
किस में ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, किन चैप्टर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है, ये चीज़ की क्लैरिटी आपको यहाँ से मिलेगी। अगर आप यहाँ पे वेटेज देखें तो ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा आता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 14 सवाल फिक्स हैं, ये आपके 13 सवाल भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं और 15 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं और 16 भी हो सकते हैं। अब ये एसएससी पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये देखना है कि ज्योमेट्री ऐसा चैप्टर है जहां से मैक्सिमम सवाल आते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा सवाल अगर ज्योमेट्री से आते हैं, सबसे ज्यादा सवाल आपके मेंसुरेशन से आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अलजेब्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप यहाँ पे देखें तो, क्योंकि यहां से सवालों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, मैं ये रफ डेटा दे रहा हूं आपको, ठीक है, जो हर लगभग हर शिफ्ट में, हर मेंस में 2018 से लेकर के 19 और जो 2020 का मेंस हुआ है उसमें कितने सवाल पूछे गए हैं, ये पूरा डेटा आपके सामने है। अलजेब्रा का अगर देखें, ट्रिग्नोमेट्री की वहीं पे देखें, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन देखें, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपके बढ़िया सवाल होते हैं, 8 सवाल, मेंसुरेशन से 12 सवाल। ठीक है, 2D और 3D मेंसुरेशन दोनों इसमें इंक्लूडेड है, 2D और 3D मेंसुरेशन दोनों इंक्लूडेड है। ट्रिग्नोमेट्री से 10 सवाल, अलजेब्रा से 9 सवाल रहते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले आपको वेटेज देखना है, आपके सामने वेटेज है कि कितने चैप्टर से कितने सवाल होते हैं। अब जैसे सिंप्लीफिकेशन 2 सवाल होते हैं 100 सवाल में, हाइट एंड डिस्टेंस कभी आता है कभी नहीं भी आता है, एक सवाल कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता। परसेंटेज से 4 से 5 सवाल रहते हैं, एवरेज से 2 सवाल रहते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 4 सवाल रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया आपके 4 चैप्टर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ज्यादा समय देना है, इनसे रिलेटेड आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद अगर आगे की वेटेज की बात करें तो जैसे कि आपका टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क से 4 सवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से 4 सवाल, मिक्सचर एलिगेशन से 2, रेशियो प्रपोर्शन से 4, नंबर सिस्टम। अब आपका देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्योंकि यहाँ से 7 सवाल। डाटा इंटरप्रिटेशन सिंपल आता है, कभी कभी कैलकुलेशन वहां पे दे सकता है, और आजकल तो कैलकुलेटिव आपकी डीआई आती है जो कि 7 से 8 सवाल, ठीक है, हो सकती है। 7 से 8 सवाल आपके आएंगे। फिर पार्टनरशिप से 2 सवाल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 सवाल आपके रहते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि ये कभी कभी पेपर में सरप्राइज करता है, कभी कभी सरप्राइज करता है, तो इस चैप्टर को इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि आप अगर 2016 का मेंस देखोगे, 2017 का मेंस देखोगे, तो इस चैप्टर से ज्यादा सवाल आए थे। तो भले अभी लेटेस्ट ट्रेंड में पिछले 2 से 3 मेंस में 2 सवाल आ रहे हैं, लेकिन कोई इसमें दो राय नहीं है कि आपके 5 से 6 क्वेश्चंस भी यहां से बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको बिल्कुल भी यहाँ पे अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको पेपर में सरप्राइज भी कर सकता है। फिर आप देखो तो टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है, सीआईएसआई भी इंपॉर्टेंट है, रेशियो प्रपोर्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंस देखना है, वेटेज देखना है चैप्टर की, उस हिसाब से उन चैप्टर्स को आपको टाइम देना बनता है। ठीक है, आप उसमें कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये चीज आपको वहां पे देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो ये मैंने वेटेज बता दिया आपको, वेटेज आप देख लेना। वेटेज आपका 1-2 सवाल से वेरी कर सकता है, ये फिक्स नहीं होता, लेकिन एक सवाल ज्यादा एक सवाल कम, इससे ज्यादा वहां पे वेरिएशन आपका वेटेज में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मेन स्ट्रेटजी पे बात करते हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अपनी। ठीक है, अभी ये समझ लीजिए कि आपका जो पेपर है, आपके पास कम से कम 3 महीने, मिनिमम आपके पास 3 महीने हैं, और मैक्सिमम तो फिर एसएससी के ऊपर है कि वो आपका मेंस कब कराता है, यानी मई, जून और जुलाई। आप ऐसा समझ के चलो कि अगस्त और सितंबर में आपका मेंस होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास एवरेज 3 से 4 महीने का टाइम है जितने में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस की। ठीक है, तो अगस्त से सितंबर आप अभी के हिसाब से मान के चलो कि आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो कैसे करना है प्रिपरेशन, अब सीधी सी बात है, आपने अगर टीयर 1 क्वालिफाई किया है, और अगर आपको लगता है कि आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, और आपने अगर टीयर 1 क्वालिफाई किया है और अगर आपने टीयर 1 के लिए पढ़ा है, आपने थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ा है, तो इतना तो है कि आपने लगभग सारे चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, आपने सारे जो भी चैप्टर्स हैं उनको ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर रखा है। तो अब आपको करना क्या है, अब यहां से नई प्रिपरेशन का क्या मतलब है, कैसे नई प्रिपरेशन आपको यहां से शुरुआत करनी है। अब देखिए, आपने टीयर 1 के लिए पढ़ा होगा, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल रहा होगा आपके पढ़ने का, वो डिफिकल्टी लेवल अभी तक कम रहा होगा। जो डिफिकल्टी लेवल रहा होगा वो आपका क्या रहा होगा, कम रहा होगा। इस कारण से आपने बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी होगी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब प्रिपरेशन ऐसा करना है कि जैसे आपका सीआईएसआई का चैप्टर हो गया, जैसे आपका
मैं कह दूं अलजेब्रा हो गया, जैसे आपका ज्योमेट्री हो गया, ये सब ऐसे चैप्टर हैं जो कि जिनसे अच्छे सवाल बनते हैं, ठीक है। और आपका ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ठीक है। तो ये सब ऐसे हैं चैप्टर जहां से अच्छे सवाल आपके पेपर में बनते हैं, जिनका भी मैंने वेटेज बताया कि उनका वेटेज हाई है। तो उन चैप्टर्स के अब आपको क्या करने हैं, अब इनके डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको लगाने शुरू कर देने हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस अब आप सॉल्व करो, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है जिसमें कि आपको टाइम लग रहा है, और उन टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को कोशिश करना है अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा करके कि उनको आप कम से कम समय में कर लें। उसके लिए क्या करना होगा, आपको करने होंगे अपने कंसेप्ट्स रिवाइज। जो भी आपने कंसेप्ट पढ़े हैं उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करिए। जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा और अब आप वहां से पढ़िए, थोड़ा सा आप और वीडियोस देखिए। मैं भी क्लासेस लेके आने वाला हूं मेंस की, तो आप मेरी वीडियोस भी प्रेफर कर सकते हैं। तो कंसेप्ट रिवाइज करिए, नए कंसेप्ट सीखने की कोशिश करिए, नए तरीके सीखने की कोशिश करिए, है ना। न्यू कंसेप्ट, न्यू मेथड, जिन मेथड से आप डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उन सारे नए का मेथड, नए कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश करिए। वो सभी चैप्टर से जिनका वेटेज ज्यादा है, जहां पे अगर आप देखें कि आपका लेवल ऑफ क्वेश्चंस हाई आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया, बाकी तो पढ़ना तो है ही है, हर बच्चा अपने अपने लेवल पे पढ़ता है, तो आपको ये करना है। दूसरी चीज ये है कि आपको 3 साल के पेपर एनालाइज करने हैं। कब कब के, 2018 का, 2019 का मेंस और 2020 का। ये तीनों मेंस के पेपर जितने भी शिफ्ट हुए हैं, 3 शिफ्ट में 2019 का हुआ, 2018 का 3 शिफ्ट और 2020 में 2 शिफ्ट में हुआ था। एक शिफ्ट इसलिए एक्स्ट्रा बढ़ गई थी 2020 के मेंस में, आपको भी पता है एक सेंटर पे प्रॉब्लम थी, तो उस सेंटर के कैंडिडेट्स का पेपर फिर से आपका हुआ था। तो ये आपको 8 जो पेपर हैं, इन पेपर को सबसे पहले सॉल्व करके देखना है। ये पेपर सॉल्व करके आपको एनालाइज करना है क्वेश्चंस का लेवल, और आपको वहां से ये बात पता चलेगी मेरे भाई कि आपको किस लेवल पे जाके अपनी तैयारी करनी है। तभी जा करके आप 190 180 प्लस आप वहां पे टारगेट अपना कर सकते हैं। इतना 180 190 प्लस मार्क्स आप वहां पे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको सबसे पहले करनी है। 3 साल का पेपर एनालाइज करिए, उनका लेवल डिसाइड करिए, और ये देखिए पेपर का लेवल कहाँ है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उस पेपर में। हो सके तो इन पेपर को एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करिए और देखिए कि क्या आप कितना स्कोर कर रहे हैं। आप 120 कर रहे हैं, 140 कर रहे हैं, 160 स्कोर कर रहे हैं, 180 स्कोर कर रहे हैं, या आप 200 ला रहे हैं, ठीक है। ये आपके प्रिपरेशन लेवल पे निर्भर करेगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तो इनको एज अ मॉक इसको आपको करना है सॉल्व और एनालाइज करना है, और फिर वेटेज के हिसाब से उन चैप्टर्स को समय देना है, नए कंसेप्ट पढ़ने, नए मेथड पढ़ने, कैलकुलेशन इंप्रूव आपको करना है। क्लियर है। तो ये चीज तो हो गई कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। फिर बात करते हैं हाउ टू सॉल्व मॉक्स, और मेन चीज है मॉक्स में एनालिसिस। सबसे मेन चीज क्या है मॉक्स में, कि आप एनालाइज कैसे करते हैं किसी भी मॉक को। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी केवल आप कंसेप्ट पढ़ने पे फोकस करिए। वीक में आपको 2 मैथ्स के मॉक लगाने हैं, 2 मैथ्स मॉक आपको सॉल्व करने हैं एक वीक में, एक हफ्ते में 2 मैथ्स के मॉक सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद, मैथ्स का मॉक सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 घंटे प्रॉपर, 2 घंटे प्रॉपर आप लैपटॉप पे मॉक देंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको डेस्कटॉप पे बैठ के पेपर देना है। तो आप मोबाइल में मॉक मत देना, लैपटॉप पे मॉक देना, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करना है, मेन काम है एनालिसिस का। मेन काम क्या है, एनालिसिस का, कि आप मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं मेथड की, मॉक मेथड क्या होना चाहिए आपका, मॉक सॉल्व करने का आपका मेथड क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज है, मॉक को 2 से 3 पार्ट में सॉल्व करना है। कितने से करना है, 2 to 3 पार्ट में आपको मॉक सॉल्व करना है, ठीक है। 2 से 3 पार्ट में आपको सॉल्व करना है अपना मॉक टेस्ट। यानी कि आप क्या करोगे, देखो आप ऐसे बात को समझो, पेपर में 100 सवाल रहेंगे, जिसमें से कि मैं ब्रेकअप करूं तो 60 सवाल इजी रहेंगे आपके, 30 सवाल आपके मॉडरेट लेवल के रहेंगे, 30 सवाल आपके मॉडरेट लेवल के रहेंगे, और 10 सवाल आपके रहेंगे डिफिकल्ट लेवल के। किस लेवल के, डिफिकल्ट लेवल में जो आपके रहेंगे 10 सवाल रहेंगे। अब मॉक में जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जैसे आप फर्स्ट पार्ट में जो मॉक सॉल्व करोगे उसमें आप कोशिश करो कि सारे इजी इजी सवाल कर डालो, सारे इजी क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की वहां पे ट्राई करेंगे, क्या, सारे इजी क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में आप ट्राई करो सॉल्व करने की
वो क्वेश्चंस जो आपको लग रहा था आपसे हो जाएंगे, लेकिन उनको आपने स्किप इसलिए किया ताकि वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, क्योंकि वो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे। तो इसलिए आपको सेकंड पार्ट में मॉडरेट क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, जो कि आपको लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग भी वो क्वेश्चन लग रहा था, इसलिए आपने उसको स्किप कर दिया था और आप पहले इजी सवाल सॉल्व कर रहे थे। और बचे हुए जो लास्ट के 15 मिनट हैं, 20 मिनट मान लीजिए आपने बचा लिया है। देखिए इस इतना काम फर्स्ट पार्ट में कोशिश करना है 60 सवाल आप 60 मिनट में सॉल्व कर लो। क्या मैंने कहा? 60 सवाल आप 60 मिनट में सॉल्व कर लो। इजी क्वेश्चन ये आपको पहले पार्ट में कोशिश करना है। सेकंड पार्ट में मॉडरेट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, मॉडरेट मॉडरेट क्वेश्चंस, और 30 मिनट आपको देना है। 30 मिनट में कोशिश करो कि आप कम से कम वहां पे कितने सवाल सॉल्व कर लो उन 30 मिनट में। कम से कम आप 25 सवाल कोशिश करो सॉल्व कर लो। 25 सवाल आप वहां पे सॉल्व करो। नहीं तो आप कह सकते हो 40 मिनट दे दो, ठीक है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ आपको 25 सवाल सॉल्व करने, माफ करिएगा। यहाँ पे आपको कम से कम 25 सवाल सॉल्व करने। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख देता हूँ कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 60 सवाल 60 मिनट में, 25 सवाल आप अगले 40 मिनट में सॉल्व करो। फिर इसके बाद जो बचते हैं 15 सवाल, जिनको आपको लग रहा है कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, हो सकता है कि उसमें आपका जो है कि हो सकता है कुछ सवाल आपसे ऐसे हों कि जो आपके बने नहीं, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट जो 15 सवाल हैं उनको नेक्स्ट 20 मिनट में ट्राई करो पूरा कोशिश करने की, ठीक है। तो इस तरह से कम 3 पार्ट में आप अपना मॉक सॉल्व कर लिए। पहला पूरा पहले से 100 सवाल तक आपको पहुंच जाना है 1 घंटे में। फिर दूसरे पार्ट में 40 मिनट में 25 सवाल करने हैं। लास्ट के बचे हुए आपके जो वहां पे मिनट बचते हैं, वो कितने बचते हैं देखिए, ये आपके हो गए 120 मिनट। लास्ट के 20 मिनट में आपको 15 डिफिकल्ट सवाल करने हैं, और टोटल सवाल कितने हो गए आपके? 100 सवाल। तो 100 सवाल आपने 120 मिनट में कंप्लीट कर लिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। अटेम्प्ट क्या कर सकते हो अपना, आप मैक्सिमम बना सकते हो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, मैं भी यही फॉलो करता हूं। और अटेम्प्ट आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बीच में हार्ड क्वेश्चन, बीच में मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करने चले गए, तो वहां पे आप फंस जाओगे और आप ज्यादा समय वहां पे गवा दोगे। और ज्यादा समय अगर आप वहां पे गवा दोगे, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब देखते हैं एक और चीज की एनालिसिस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि मॉक एनालिसिस अब आपको कैसे करनी है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट यही है कि आपको यहाँ पे मॉक एनालिसिस अपनी कैसी करनी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉक एनालिसिस, यही चीज आपको पेपर में दिलाएगी। आप कितने भी मॉक सॉल्व कर लें, देखिए अगर आप टॉपर्स का इंटरव्यू देखोगे ना, अगर कभी भी आप टॉपर्स की स्ट्रेटेजी जानोगे, जो टॉपर्स लोग होते हैं उनका इंटरव्यू देखोगे, तो वो ये तो बोलते हैं मॉक सॉल्व करिए, साथ ही वो ये बोलते हैं कि मॉक एनालिसिस ही मेन की है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है कि आप मॉक एनालाइज कैसे करते हो, यही आपका पेपर में इंप्रूव करता है आपके मार्क्स, ठीक है। तो मॉक कैसे एनालाइज करना है? पहली चीज है पहली चीज है आपको जब आप मॉक सॉल्व कर लो ना, तो आप ये चीज मत किया करो, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि जो क्वेश्चंस उनसे पेपर में हो जाते हैं, या वो जो क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं, उनको वो मॉक में इग्नोर कर देते हैं, उनको नहीं एनालाइज करते। वो केवल उस क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं जो कि उनसे नहीं बना, या कि जो उनसे गलत हो गया। वो बच्चे इग्नोर कर देते हैं आपका ये करेक्ट वाले, और उनको बस देखते हैं कि जो गलत और किया है या जो स्किप किया। ऐसा नहीं करना। आपको ये इग्नोर करने की गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपको क्या करना है, करेक्ट अटेम्प्ट्स भी, जो आपके करेक्ट क्वेश्चंस है मॉक में, उनको भी एनालाइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एकदम समझिएगा बात को। करेक्ट क्वेश्चंस जो है ना, उनको भी एनालाइज करो, ओके। उनको भी एनालाइज आपको करना है। अब क्यों करना है सर? अगर मैंने वो सवाल गलत कर दिया तो मैं एनालाइज करता, लेकिन अगर मैंने सही किया तो मैं एनालाइज क्यों करूं? देखिए करेक्ट क्वेश्चन में अगर मैं फॉर एग्जांपल दूं कि आपने 80 सवाल करेक्ट करे, कितने क्वेश्चंस करे? 80 क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए, लेकिन अगर आप ध्यान से उनको देखोगे ना, तो ऐसे सवाल होंगे कि करीब 25 से 30 सवाल ऐसे सवाल होंगे जहां पे आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो उन सवाल को करने का। यानी कि हो सकता है वो सवाल
आपके 45 सेकंड में हो जाते, हो सकता है वो सवाल 60 सेकंड में हो जाते, लेकिन आपने वहां पे लिया कितना, 1.5 मिनट। आपने उन सवाल को करने में लिया 2 मिनट। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी है। अगर वो सवाल इतने में हो सकता था और आपने इतना लिया, यानी कहीं ना कहीं गलती है। आपने पेपर में सही तो कर लिया मॉक में, लेकिन कुछ तो मिस्टेक है। या तो हो सकता है आपका कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है उस सवाल को, कि उस सवाल को टॉपर कैसे करता है, कितना जल्दी वो सवाल हो सकता है। या तो कंसेप्ट की मिसिंग है, या तो प्रैक्टिस की मिसिंग है। तो आप 80 क्वेश्चंस में अगर 50 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनको आप विद इन टाइम करते हो, तो आपको क्या करना है ना, कि मॉक में देखना है आपने उस सवाल में टाइम कितना लिया। 50 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जहां पे आप, हो सकता है कि विद इन 60 सेकंड्स के अंदर आपने उन सवालों को कर दिया, विद इन 60 सेकंड्स आपने कर दिया। आप उनको इग्नोर कर सकते हो, इन सवालों को आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो जिनमें आपने विद इन 60 सेकंड में सॉल्व कर दिया। लेकिन आपको ये देखना है कि एक्स्ट्रा टाइम आपने करेक्ट सवाल करा है जो, उसमें कितना दिया। उन सवालों को एनालाइज करना मस्ट है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज, वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज। इनको तुम्हें एनालाइज करना ही है। अगर कंसेप्ट की कमी लगती है तो उस रिलेटेड चैप्टर्स का कंसेप्ट देखो, रिलेटेड चैप्टर से वीडियो देखो। नए नए आप, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आप टाइम ज्यादा ले रहे हो, उसके लिए आप सर्च करो, आप गूगल पे सर्च करो, आप यूट्यूब पर सर्च करो कि शॉर्ट मेथड फॉर दिस क्वेश्चन, शॉर्ट मेथड फॉर x+1/x टाइप एल्जेब्रा क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन में टाइम ले रहे हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अब आता है कि क्या, अब आता है स्किप्ड क्वेश्चन। फिर अगला क्या आता है कि आपने जो स्किप किया है ना, स्किप्ड क्वेश्चंस। अगला चीज ये आता है स्किप्ड क्वेश्चन। अब स्किप्ड क्वेश्चंस में किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होता है कि आपको कंसेप्ट ही नहीं पता, यानी कि लैक ऑफ कंसेप्ट के कारण उस तरह का सवाल का कंसेप्ट ही नहीं पता था। और दूसरा यह कि आपका बहुत ज्यादा लेंदी वो सवाल था, तो आपने वो सवाल नहीं कर पाया। तो उस कंडीशन में क्या करना है, देखिए, लेंदी के लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेशन अपनी इंप्रूव करनी है। वहां से आपको यह पता चलेगा कि अभी मुझे अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करने की जरूरत है। मेरी कैलकुलेशन अभी वहां पे स्लो है, मेरी कैलकुलेशन क्या है वहां पे अभी स्लो है, मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। फिर इसके बाद अगर कोई आपने ऐसा क्वेश्चन छोड़ा जिसमें कंसेप्ट की कमी है, तो आप वहां पे कंसेप्ट अपना उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट को रिवाइज करिए, उसको एक अपनी छोटी सी नोट्स कॉपी बनाइए, है ना, नोट्स कॉपी। और उस नोट्स कॉपी में आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, है ना, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और एग्जाम के टाइम पे उस क्वेश्चन को रिवाइज करिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है और एग्जाम के टाइम पे उसको आपको रिवाइज करना ही करना है। क्लियर है, ये बात मेरे ध्यान से रखिएगा। अब अगली चीज आती है, अगली चीज क्या आती है कि यहाँ पे आपके सामने अगली चीज, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा, इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब अगली चीज यहाँ पे ये आती है कि जो क्वेश्चंस गलत हुए। अब गलत क्वेश्चन में भी क्या होता है, सिली मिस्टेक। गलत क्वेश्चन में भी क्या होता है, आप करते हो सिली मिस्टेक। तो सिली मिस्टेक के लिए आप ये देखो कि आपने सिली मिस्टेक कहां पे किया। ठीक है, जो थर्ड टाइप का आता है, थर्ड आएगा, वो आएगा रॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, अब तीन ही होता है, करेक्ट, स्किप्ड और रॉन्ग क्वेश्चंस। तो आप रॉन्ग क्वेश्चंस को देखो कि वहां पे आपने सिली मिस्टेक क्या करी। ठीक है, अगर आपने गलती से किया, आपने तुक्का नहीं मारा, तो गलती कहां पे करी, सिली मिस्टेक करी क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या, किसी तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक, या क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या सही से। तो वो चीज देखिए, तो आपको ये पता चलेगा। अगर आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, लास्ट में निकालना कुछ और था, आपने कुछ और निकाल दिया, रेशियो ए से बी का पूछा, आपने बी से ए का रेशियो मार्क कर दिया, तो उन सिली मिस्टेक को देखना है और उनको अवॉइड करना है। अगले मॉक में उन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप पहले मॉक में लास्ट में सवाल में क्या निकालना है उस चीज को सही से नहीं पढ़ा, तो अगले मॉक में ध्यान रखिए कि आप उस चीज को सही से पढ़िए कि वाकई में मुझे वहां पे निकालना क्या था। ठीक है, तो ये आपको अवॉइड करना है। दूसरी चीज, रॉन्ग क्वेश्चन में कई बार हमें ये भी आ जाता है कि हम ऐसे करते हैं कि हमें लग रहा होता है कि हाँ, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लेकिन दो ऑप्शन में आपको डाउट होता है, आप एक में मार देते हो कि हो सकता है ये सही हो, और वो गलत हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कंसेप्ट लैक आपका करता रहता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट लैक करता रहता है, तो उन सवाल का भी कंसेप्ट आपको अपना इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एनालाइज करना है मॉक। अगर आप 2 घंटे मॉक दे रहे हैं मेरे भाई, 2 घंटे आप मॉक दे रहे हैं,
तो आप 2 घंटे उस मॉक को एनालाइज भी करिए, ठीक है? 2 घंटे आप उस मॉक को बढ़िया से एनालाइज करिए और अगले मॉक्स में वो सारी गलतियां अवॉइड करने की कोशिश करिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाली है। अब आगे बात कर लेते हैं कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट की। मॉक में सॉल्व करते टाइम आप कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करें, ठीक है? तो कैलकुलेशन इंप्रूव करने का मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं जो मैंने अपने लिए अप्लाई किया और मैं अच्छे मार्क्स स्कोर किया, ठीक है? तो कैलकुलेशन इंप्रूव करने का सीधा सा आपके लिए एक फंडा है। मैं कोई भी इधर उधर के ट्रिक्स या इन सब पे फॉलो नहीं करता। मेरे को ट्रिक्स पे एक भी रत्ती भर का भरोसा नहीं है कि ट्रिक किसी भी तरह का काम भी करती हैं। आपको क्या करना है, मैं 3-4 पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट 1 to 50, यहां तक कि आपको स्क्वायर रूट एकदम याद होने चाहिए, ठीक है? स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूं एकदम याद, ठीक है? आपको स्क्वायर्स एकदम याद होने चाहिए, ठीक है? एकदम रटे होने चाहिए 1 से 50 तक के स्क्वायर। और 1 से 50 तक के स्क्वायर अगर रटे हुए हैं तो उनके स्क्वायर रूट भी याद होंगे आपको। दूसरी जो चीज है वो 1 to 30, 1 से लेकर के 30 तक आपको क्यूब्स याद होने चाहिए एकदम। मतलब समझ रहे हैं, एकदम आपको रटे रहना है कि कोई अगर कुछ भी पूछ ले बीच में ना तो एकदम आपके मुंह में उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है? तो इनको रिपीटिटिव रिवीजन देना है, इनको इनको रिपीट मोड में आपको क्या करना है, एकदम याद करने की कोशिश करना है, रट डालना है, ठीक है? एकदम रोट लर्निंग करनी है। फिर तीसरा चीज जो ये है ना कि आपको 1 to 30 तक की टेबल याद करनी है, ठीक है? ये थोड़ा सा कठिन चीज है, टेबल लर्न करनी है, ठीक है? और इनको रेगुलर रिवाइज करना है, रेगुलर रिवाइज करना है। अब एक और चीज मैं बोलने जा रहा हूं, वो क्या कि टेबल आपको स्कूल के बच्चों जैसे नहीं याद करनी है। स्कूल के बच्चे कैसे टेबल याद करते हैं? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, ऐसे नहीं करना। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं, मैं अगर आपसे मान लीजिए पूछा कि 17 सत्ते कितना होता है, ठीक है? मैंने डायरेक्ट बोला 17 सेवन जा कितना होता है, 17 सत्ते कितना होता है, आपके मुंह से निकलना चाहिए 119। अगर मैं पूछा 19 19 छक्का कितना होता है तो 19 छक्का जैसे ही मैंने पूछा आपके मुंह में आना चाहिए 114। अगर मैं बोलूं कि 19 नैया कितना होता है तो आपसे इतना बोलने के साथ आपको आना चाहिए 171, है ना? मैंने अगर फॉर एग्जांपल बोला कि मेरे भाई बताओ 27 अट्ठे कितना होता है तो 27 अट्ठे बोलते ही तुम्हारे आना चाहिए 216, ठीक है? समझ रहे हो बात कि मतलब मैं कुछ भी बोलूं आपके मन में ये आ जाए। अब आप कहोगे सर इतना खतरनाक टेबल कैसे याद कर सकता है कोई? मैंने याद किया है, टॉपर से याद करते हैं। और अगर आप याद नहीं करोगे तो कैलकुलेशन आपकी कभी इंप्रूव नहीं होगी। बस इतना ही करना है कैलकुलेशन इंप्रूव करने की। कोई यूट्यूब में शॉर्ट ट्रिक वीडियोस नहीं देखनी है, किसी भी मतलब की वो वीडियोस नहीं होती हैं। कोई फायदा आपको एग्जाम में नहीं होने वाला उन वीडियोस से। केवल लेकिन अगर इतना करे हो और पूरे मैथ के सारे चैप्टर्स का कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और कैलकुलेशन में अगर आपने इतनी चीजें करी हैं तो आपके एग्जाम में आपको 180 190 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये चीज कैसे करना है सर, टेबल कैसे लर्न करें, टेबल कैसे लर्न करना है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, रोज रेगुलरली, डेली या रेगुलरली, मैं बता रहा हूं डेली आपको क्या करना है, 1 से 30 तक की टेबल को लर्न करना है। उसको एक आप पेपर पे लिखिए और उसको अपने सामने रखिए और उसको डेली रिवाइज करिए, ठीक है? डेली रिवाइज करिए। तो पहली चीज तो ये कि अगर एक दिन में कोई चीज याद नहीं होती, लेकिन अगर डेली रिवाइज करेंगे तो अगले नेक्स्ट 30 डेज में आपको पूरी की पूरी टेबल याद हो जाएगी, ठीक है? फिर करना क्या है, आप रैंडम नंबर लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? जो मैं आपको लर्न कराना चाह रहा हूं ना कि अगर मैं 24 फोर्जा बोलूं तो तुम्हारे मन से 96 निकलना चाहिए, है ना? 24 फोर्जा 96, 26 फोर्जा बोलूं तो 104 आए, ठीक है? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप रैंडम नंबर लिखो। रैंडम नंबर लिख दो 4 6, ठीक है? अब इसको 27 से मल्टीप्लाई करके देखो। इसी तरह नंबर लिख दो आप 8 5 3 2 1, इसको आप मान लीजिए 29 से मल्टीप्लाई करो। आप नंबर लिख दो 6 7 3 2 5, इसको आप 24 से मल्टीप्लाई करके देखो। 4 6 2 1 9, आप इसको 23 से मल्टीप्लाई करके देखो। 5 4 3 2 1, आप इसको 24 से मल्टीप्लाई करके देखो। 22 से मल्टीप्लाई करके देखो। यानी कुल मिला के
आपको 4 और 5 डिजिट्स के रैंडम नंबर लिखने हैं। 4 और 5 डिजिट्स के आप रैंडम नंबर्स लिखिए और उनको उनको आपको कहां से एटलीस्ट 14 से 29 तक की टेबल 14 से 29 तक की टेबल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रैंडमली मल्टीप्लाई करना है। और जब आप रैंडमली मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपने रैंडमली मल्टीप्लाई करोगे और जो आपने ये यहाँ पे 30 डेज तक आप डेली रिवाइज कर रहे हो ना टेबल 1 से 30 तक, तो ये टेबल आपको सीक्वेंस वे में ना याद हो करके आपको कैसे याद हो जाएगी कि मैं विद इन सेकेंड्स कुछ भी पूछ रहा हूं, आप उस चीज का आंसर तुरंत से वहां पे दे दोगे। क्लियर है? तो ये बेहतरीन तरीका है अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करने का। मेरी बात मानो, जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख लिया है प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो इतना मेरी बात मानिए कि आपके एग्जाम में वहां पे 180 190 नंबर से कोई नहीं रोक सकता लाने से, क्योंकि आप क्वेश्चंस में समय लोगे ही नहीं, आप कैलकुलेशन में समय बिल्कुल लोगे ही नहीं। क्लियर है? ये बात आप एकदम अपने मन में बैठा लो। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। मेरे को लगता है आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप मॉक टेस्ट सीरीज जरूर बाई करें। ऑली बोर्ड की बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इसके क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत अच्छा लेवल है और एकदम मेंस के लिए बेस्ट लेवल क्वेश्चंस हैं। तो एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए ऑली बोर्ड मॉक्स जरूर प्रेफर करें, और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के लिए कोड इस्तेमाल करना है सौरभ। ये कोड इस्तेमाल करोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इस कोर्स में मिल जाएगा, इस मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। लाइक जरूर करो, अगर मेरे तरीका पसंद आया हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताओ कि यस सर बहुत ही अच्छा मेथड था। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको कैसी लगी ये एनालिसिस। शेयर जरूर करना है दोस्तों के साथ ये एनालिसिस, उनका भी भला कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को अपने प्रेस कर लो ताकि आपके पास ऐसी शानदार वीडियोस की नोटिफिकेशन जाती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में मेरे भाइयों, तब तक ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।